Hello, hope everybody is doing well. I'm Haya Haq. I'm the founder of जानदार एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो हैं सड़कों पे जो जानवर हैं उनके लिए काम करते हैं, हम उनको मेंटेन करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। हम सड़कों पे TNVR करते हैं, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड जब आप सड़कों पे जानवरों के साथ काम करो, इतना टाइम सड़क पे स्पेंड करो, आपको एक नेटवर्क क्रिएट होता है जो सड़क के लोगों के साथ क्रिएट होता है। वो जो गार्ड ड्यूटी देता है रात को, जो लोग सड़कों पर चीज़ें बेचते हैं, जो जिनकी छोटी छोटी नाई की या वर्कशॉप की दुकानें होती हैं, और ये वो लोग हैं जो इन कुत्तों के साथ बेसिकली कोएग्जिस्ट करते हैं। और ये काम करके मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान एक नहीं है, पाकिस्तान दो तरह के हैं। एक वो पाकिस्तान है जो इन सड़क के लोगों के लिए, वो पाकिस्तान जिसमें गर्मी है, जिसमें सर्दी है, जिसमें मट्टी है और जो थोड़ा मुश्किल है। दूसरा पाकिस्तान है जो गेटेड कम्युनिटीज़ का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसमें प्यारी प्यारी सड़कें हैं और खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स हैं। लेकिन इस पाकिस्तान में अगर दूसरे पाकिस्तान का कोई इंसान या कोई कुत्ता आए तो उसको बेरहमी से निकाल दिया जाता है। एंड वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जिसका नाम है द स्ट्रीट टॉक्स बैक, और इसमें हम इस तरह की चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड एंड वी हैव आवर गेस्ट हियर एंड लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट. ही इज़ मुनीब कादर. ही इज़ एन एक्टिविस्ट, ही इज़ अ लॉयर एंड ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर, एंड आई वुड वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So you've said already what needed to be said, but yeah, I'm a lawyer by qualification, and I am also in the academic sector, so I'm a legal academic. I've been teaching LLB honors and laws program for a couple of years now, and I've authored 2 books recently, which deal with some very controversial issues, both local, national issues as well as global issues of the day. एंड बस फिर आगे ये जो आपने एक्टिविज्म की बात कही है, या जिसको पॉलिटिकल कमेंट्री मैं कहता हूँ, वो तो चलता ही रहता है. एंड आई थिंक दैट्स माय लाइफ्स मिशन, टू कीप ऑन रेजिंग इश्यूज व्हिच नीड टू बी हाईलाइटेड, कीप ऑन सेइंग थिंग्स व्हिच आर अनकंफर्टेबल बट व्हिच नीड टू बी टॉक्ड अबाउट. सो यहाँ से आगे का सफर जारी है. So I would want to ask you that what do you think animal abuse is exactly, and do you think that it exists in Pakistan? Can you give any examples? Like animal abuse आपके लिए क्या है? I view animal abuse from the lens of arrogance. I think it's arrogance among human beings कि उनकी एक ये जो sense of entitlement है ना, कि हम सबसे अजीम है. एंड आर्बिट्रेरली दे हैव डिसाइडेड कि एनिमल्स, इन ये तो जानवर हैं, तो इनको उन्होंने वो डीह्यूमनाइज किया हुआ है कॉन्शियसली. हम कहते हैं ना नेगेटिव कॉन्नोटेशंस टू द वर्ड डीह्यूमनाइज, तो यहाँ तो डीह्यूमनाइज भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ लोगों ने कि ये तो ह्यूमन बींग्स ही नहीं है. सो अगर वो ह्यूमन बींग्स ही नहीं है तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद देम, इट्स फेयर प्ले. सो वो जो अब्यूज है वो इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से स्टेम करता है कि even if we know these are sentient beings, even if we know okay, these animals are very close to us in the way that their neurological makeup is made, in the way that they perceive pain, in the way that they perceive emotions. बल्कि अगर किसी ने वो डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी हो तो one would understand कि why is it कि इतने सारे एनिमल से हमारा DNA भी मैच करता है. So हम लोगों को दिख रहा है, we can see those animals, we can see they've got eyes like us, we can see that they also cry and shout in pain and for help when they are faced with a threat, and yet we willfully blind ourselves, completely turn deaf ears to their cries for pain, cries for help, and whenever they cry and shriek in pain. हमने अपने आप को बिल्कुल नम कर दिया है, डिसेंसिटाइज कर दिया टुवर्ड्स एनिमल्स एंड देयर पेन. एंड वो इसलिए बिकॉज हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है, अरे ये घोड़े का तो काम ही सिर्फ है ना कि तुम्हें सवार करे. सो ये दैट्स व्हाट दे आर देयर फॉर. ये इसका गाय का तो काम है तुम्हें दूध दे. तो इसीलिए आप देखते हो कि जो ये डेयरी इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या होता है कि ये गाय को लाठी से पीट रहे होते हैं, उसी तरह से लाठी से ये एक डॉगी को पीट रहे होते हैं. इनको ये एक सेंस ऑफ एंटाइटमेंट फील होती है, कुत्ता तो है ही हमारी वफादारी करने के लिए. सो व्हेन दिस इज हाउ दे व्यू एनिमल्स, व्हेन दे व्यू chickens as serving only one or perhaps 2 purposes, providing you with eggs to eat or otherwise providing you with meat to eat, तो फिर ओवरऑल आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो यही होता है कि आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो, आपको उनका दर्द नहीं लग रहा होता. एंड दैट बिकम्स रियली टेरिफाइंग फॉर मी एज एन ऑब्जर्वर, बिकॉज आई थिंक कि जो लोग फिर एनिमल्स के ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, they are also learning how to inflict the same amount of pain on human beings, because शुरू वहां से होता है ये जो क्रूअल बिहेवियर है. आई थिंक इसकी जड़ वहां से होती है, डिसेंसिटाइजेशन. तो जो एनिमल के टुवर्ड्स डिसेंसिटाइज हो गया हो तो फिर अब जानवर की तरफ ही हो जाएगा. Definitely. I mean,
इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर एक छोटे से पपी को कराची में चौथी मंजिल से नीचे फेंक के रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने जो है पिछले साल की बात है प्लास्टिक बैग्स मुंह पे डाल के सांस रोक रहे हैं, हंस रहे हैं। अभी आई थिंक वीक और 2 अगो एक डोंकी को उन्होंने स्विमिंग पूल में पहले Yeah, I धक्का saw that दिया। video. इट वाज टेरिबल एंड दे वर लाफिंग एंड दैट वाज लाइक अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड यू नो अभी रिसेंटली एक आई थिंक डेरा गाजी खान या किसी इस तरह के शहर की वीडियो आई है जिसमें एक डॉग को मारते जा रहे हैं डंडे से एंड पीपल आर सो नॉर्मल, दे वॉकिंग अवे एंड द डॉग डाइड। सो जब हमारा इतना डिसेंसिटाइज बेशक हो गया हो, बट लाइक व्हेन दीज, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हेन दीज इश्यूज आर सर्फिंग अप, डू यू रियली थिंक दैट हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इज देयर अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज केसेस? बिकॉज रिसेंटली व्हाइल एवरीथिंग वाज हैपनिंग, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का इशू हो या जनरली औरतों का इशू है, कोई भी इशू हो, इवन द ट्रांस राइट्स, अब लोग आवाज़ उठाना शुरू हो गए। डू यू थिंक क्या जानवरों के लिए कम आवाज़ उठाई जाती है, या इज इट लाइक इट इज़ गेनिंग मोमेंटम in your head? So there are like a few sections of society या pockets of society जिधर के मैं देखता हूँ animal activism हो रही है। I mean people like yourself, उन्होंने अपनी organizations बनाई हुई हैं, अब अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं कि जिधर हम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इस किस्म की टॉक कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी प्रोडक्टिव, लेकिन दैट्स वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। और उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दोज हु आर इन द थिक ऑफ इट, हु आर इन द मिडल ऑफ इट, जो कि एनिमल्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आई थिंक वाइकेरियसली इवन दे गेट टू फील द लाचारगी, यू नो, द वॉइसलेसनेस, द हेल्पलेसनेस ऑफ एनिमल्स। वो इसलिए बिकॉज अब आजकल क्या हो रहा है कि जब एक्टिविज्म भी होती है या स्पेशली पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू हो रही होती है, पीपल आर नॉट लुकिंग सो मच फॉर राइट्स बेस्ड कॉन्वर्सेशन एज मच एज दे आर लुकिंग फॉर सेंसेशनलिज्म, एज मच एज दे आर लुकिंग फॉर गॉसिप। सो वही पॉडकास्ट भी चलेगा। आई एम नॉट श्योर वेदर समथिंग लाइक दिस इज what a person would decide, okay, I'm going to view this because I'm going to get to know something very interesting. Because we are not sitting in gossiping here, we're talking about animal rights. So I think कि जिधर इतनी ज़्यादा noise होती है कि you're talking about hot topics of the day, you know, you're selling news which sells, and if you don't have such news, you make it up. तो आई थिंक कि एनिमल राइट्स की जो एक्टिविज्म है वो बिल्कुल फेड अवे कर जाती है। एंड लाइक आई सेड कि फिर आप जितनी भी एनिमल राइट्स की बात कर लो, इफ पीपल आर नॉट लिसनिंग टू इट, so you are only as voiceless as the animals. And that is not to say that animals don't have voice, it's just that we have deliberately, human beings, you know, जो so called human beings हैं, हालांकि कहा जाता है कि human beings भी animal ही होते हैं, again, you know, theory of evolution, but human beings ने ये decide कर लिया है कि oh, we don't know what the language is, हालांकि you know what that language is, you understand the emotion, you know, behind every sound, every gesture that an animal makes। वो जो resistance होती है जब आप एक animal के ऊपर attack कर रहे होते हो या एक animal को आप abuse कर रहे होते हो, हम देखते हैं एक resistance होती है उस animal का जो एक instinct है for survival, और वो जो एक स्ट्रगल है फॉर सर्वाइवल वो आपको दिख रही होती है। डिस्पाइट दैट यू डिसाइड कि नहीं यार इसकी तो दुर्गत बनानी है। सो वो वॉइसलेसनेस आई थिंक उन पे भी रब ऑफ करना शुरू हो जाती है जो एनिमल्स के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, क्योंकि उनको कुछ सुन ही नहीं रहा होता, क्योंकि कुछ सुनना नहीं चाह रहा होता, बिकॉज हे दैट्स नॉट अ टॉपिक। एंड देन यू नो देयर इज दिस माइंडसेट इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली आई हैव सीन कि हम क्यों जानवरों के लिए बात करें यार, इधर पहले इंसानों को नहीं राइट मिल रहे, तुम जानवरों की बात कर रहे हो। एंड व्हाइल दैट्स ट्रू, आई डोंट बिलीव दैट्स अ जस्टिफिकेशन कि ओके बिकॉज वी ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स हॉरिबली, वी ट्रीट देम abhorrently, हम उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, सो दैट गिव्स अस अ क्लीन चिट कि चलो फिर एनिमल्स के साथ तो आप इस तरह से कर लो ना, वो तो चलता है, वो तो दैट्स कूल। एंड दिस माइंडसेट इज व्हाट वी नीड टू चेंज, यू नो, कि इट्स कूल इवन दो वी कैन सी द animals are suffering, even though we can see that animals are crying for help, but we are going to just tell ourselves, we're going to narrate the story to ourselves कि it's cool। I think कि ये वाली mentality, that is the root cause of this complete desensitization towards this absolute apathy towards animals and their plight and their pain. And I also feel like it transcends, because when we are saying कि अच्छा ठीक है किसी को हम inferior अगर consider कर रहे हैं तो हम उसके साथ जुल्म कर सकते हैं। It's very similar to how women are taken in our society. They're considered inferior and vulnerable and weaker. And you know, I have some stats. For example, जो 88% households हैं जहाँ पे बच्चों को abuse किया जाता है वहाँ animal abuse होता है। 89% जहाँ पे domestic violence victims ने ये बताया कि उनके abusers जो हैं वो animals को abuse करते हैं। Even 43% जो school shooters हैं उनकी history है abusing pets से। ये तो चलो एक लिंक है हमारा एनिमल अब्यूज़ का और जनरली वायलेंस का, क्योंकि
इन दी एंड जो अब्यूज़ कर रहा है वो इंसान ही वायलेंट है। बट व्हाई इज़ इट कि मेरे जितना मैंने 2 ढाई साल काम किया है, मोस्टली जब मैंने ज़ुल्म करते हुए देखा, देयर आर वुमेन, आई हैव हर्ड वुमेन से कि ये कुत्ता हमने इनको गोली मारने के लिए बुलाया हम्म, क्योंकि हमने यहाँ पे घर इसलिए नहीं लिया कि हम कुत्तों के साथ रहें। आई हैव सीन दैट, yeah. but mostly it is men who are doing the violence generally with other humans and animals. Why is it? अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई बिलीव, क्योंकि आई थिंक कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड ये जो सेइंग है ना, बॉयज विल बी बॉयज मेन विल बी मेन, या वो जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था लॉकर रूम टॉक होती है हमारे आदमियों के बीच में कुछ, दिस वेरी प्रॉब्लमेटिक मेल बिहेवियर, बट बिकॉज आई लिव इन पाकिस्तान तो मैं तो अपनी ही सोसाइटी की बात करूंगा कि इन आवर कंट्री यू नो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक मेल बिहेवियर, एंड आई थिंक कि दैट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इज what we see reflected in the general attitudes towards animals at large. वो इसलिए because men who deem themselves strong, who deem themselves alpha male, they see everybody who doesn't fall in that same category as them. So I mean, men who they don't deem alpha enough, or children, or women, or transgenders or intersex, और फॉर दैट मैटर एनिमल्स, इनके लिए सब एक कैटेगरी में आते हैं। यू नो, कभी नोटिस कीजिएगा कि जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड पीपल, टुवर्ड्स वुमेन, दैट्स वेरी सिमिलर टू द लैंग्वेज दैट दे यूज फॉर एनिमल्स। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि द आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी, जिसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मैं कहता हूँ, जो सिखाया जाता है एक लड़के को जब वो पैदा ही होता है, आप उसको सिखाते हो कि you've got to be rough and tough and you're not supposed to feel pain, मर्द को दर्द नहीं होता। तो फिर अगर मर्द को दर्द नहीं हो रहा तो मर्द किसी को तो फिर दर्द देगा, क्योंकि मर्द पे तो दर्द नहीं लागू होता, तो वो किसी पे तो लागू होना चाहिए। तो वो किसी और कौन है? एनीथिंग एंड एनीबडी हु इज नॉट मैन इनफ, anything who is not masculine, and actually the idea of masculinity is then rooted in how much pain you are capable of how much pain you are capable of inflicting on the other. I think that becomes a barometer for measuring your masculinity, and the fact that you cannot feel pain, that also becomes a barometer for masculinity, because if you are seen crying, if you're seen empathizing, if you're seen crying for somebody else, तो देन यू क्लियरली नॉट मैन इनफ। इस किस्म के जब टॉक्सिक नोशंस आपका पॉपुलर कल्चर, मास मीडिया, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो जो आपके प्रीचर्स भी हैं जो मॉरलिटी की बातें करते हैं, जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो सब जब इस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इस किस्म के आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी को, तो आई बिलीव कि वो चीज़ हम लोगों को दिखती है स्टेटिस्टिक्स के अंदर कि व्हाई इज इट that men are mostly involved. Not like women are immune to it, but men are more prone to engaging in acts of animal abuse, और वो इस वजह से, because मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था ना कि this becomes a fertile ground for them on which to practice their masculinity, कि पहले इन जानवर के towards desensitize होंगे, जानवर के ऊपर जुल्म करेंगे, उनकी झिझक खुलेगी, उनकी जो हेसिटेशन है वो खुलेगी, उनके अंदर का जो एक कॉन्शियस है वो मर सा जाएगा जब बारी आएगी of inflicting the same pain on other human beings. So you know, दूसरे human beings के ऊपर किस तरह से pain inflict करनी है, उसकी सबसे अच्छी practice ये लोग करते हैं जानवरों के ऊपर pain inflict करके। So these things go hand in hand. No surprises if you come up with statistics and tell me कि many men, most of the men who engage in domestic violence at the same time concurrently are also engaging in acts of animal abuse, because these are parts and parcel of one and the same very big transaction, and that transaction is called cruelty. अगर हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करें, यू मेंशन्ड द टर्म, डू यू थिंक देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी व्हेन इट्स कमिंग अबाउट, you know, when we're talking about activism? Because if I'm sharing my own experience, you know, one day I was giving this talk on, you know, anti-dog culling talk, how it's not it's very inefficient and it's not effective, and how, you know, there are other ways regarding it, you know, to go about, like TNVR. It was a very, you know, informative presentation that I was showing, and there was this some person in the audience who was like, I think 40 plus man, who mentioned a comment. He just said that aap jaisi ladki to ye kar sakti hai, and that was it. He did not ask, you know, anything that was related to the conversation that was happening. He just needed to mention aap jaisi ladki. And you know, not just that, you know, I found this, somebody forwarded a chat to me, and it was about me in this area that I'm working for dogs, and these are all the people who are educated, and these are all the men who are, you know, I think 30 40 plus, and they were just talking about कि अब हम
औरत की बात सुनेंगे, हम एनजीओ वाली आंटी की बात सुनेंगे, ये औरत हमें बताएगी हमने क्या करना है. So, these sort of things, and even in the end, as much of a strong woman I am, as much of independent I am, I know how to drive, I know how, and I'm passionate about what I'm doing. In the end, it is very heartbreaking for me as well कि if अगर मुझे रात को 12 बजे कोई केस मिल रहा है, कोई केस मिल रहा है जो थोड़ी secluded जगह पे है, I am dependent on men to take me there, because in the end, subconsciously, I don't feel safe. So do you also have similar struggles, or do you, because in the end, they are not targeting what I am saying, they are targeting my gender. Acha, so the thing is, there are layers to the kind of discrimination that you face or the kind of threats that you face. अब बात ये है कि why would I face threat? Not because of my gender, not for that reason. I could perhaps face threat कि I'm not living up to that ideal of, completely desensitized, cruel, toughy man. But for being male, no, I don't face discrimination. Okay? So that's not something that I can personally relate to because I haven't been through that experience. But I might, for example, face threats because of the thinking or the causes that I advocate. So, जिस किस्म के मेरे views हैं, the kind of mindset that I have, and I might be opposed to the majoritarian view. So, अगर मैंने religious minority के rights की बात की, something which is very contentious in a country like Pakistan, if I'm talking against and speaking and raising my voice against religious extremism, that adds a layer of, feeling endangered by the people around me. वो वाला रीजन हो सकता है बट फॉर अ वुमन एंड इमेजिन इफ अ वुमन इज स्पीकिंग अबाउट दीज वेरी सेम थिंग्स इट्स इवन वर्स बिकॉज देन देयर इज अनदर लेयर ऑफ व्हाई शी इज गोइंग टू फेस हेट्रेड और बुलिंग और stalking or trolling और वो hinge करेगा upon her biological sex, upon her gender, upon her being a woman. And वो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं ना NGO टाइप आंटी है ये तो these kinds of derogatory again dehumanizing words which are used. And there are a lot of parallels for that reason between discrimination which human beings met out to other human beings and then the kind of discrimination that human beings वो करते हैं towards animals. और वो ये कि अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूँ सो ये colonialism what was this whole thing about racism ये सब क्या था ये slave trade ये क्या थी ये थी कि वे one set of human beings believed that they were superior and they had superiority over another set of human beings so they did not see the other as human at all अभी जो करंटली हम लोग स्पीशीज़म है जो हमारे अंदर के हम क्योंकि इंसान हैं हम सुपीरियर हैं एंड देन जानवरों के अंदर भी दे आर रैंक्स कि चलो हम अपने पेट डॉग के टूवर्ड्स तो काइंड होंगे लेकिन हम लोग एक जो सड़क के ऊपर एक बेचारा डोंकी है या घोड़ा है हम उसके टूवर्ड्स क्रूअल होंगे या चलो हम घोड़े के साथ तो अच्छे होंगे क्योंकि इसको हमने पाला हुआ है और हम इसको ब्रीड कर रहे हैं और इसको हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग एक चिड़िया के टूवर्ड्स क्रूअल हो जाएंगे ये स्पीशीज़म ये जब आती है ये भी उसी लॉजिक से आ रही होती है कि आपने अपने आप को ट्रेन कर दिया है कि दिस पर्टिकुलर स्पीशी दे आर नॉट ह्यूमन इनफ because they are not capable of feeling human emotions even though they are not capable of feeling pain even though they are तो आपने अपने आप को एक स्टोरी बता दी कि नहीं इनके अंदर तो पेन नहीं होती अगर होती भी है तो वो नहीं होती this is the story that you've told yourself and I mean even back in those days of transatlantic slave trade या colonialism people of color black people brown people they were seen by the colonizers by the colonial masters as subhumans or non-humans and they had to actually do studies कि अच्छा क्या एक black person या एक brown person के अंदर भी pain feel करने की capability उतनी ही है जितनी हमारे अंदर है कि इनका भी वो intellect है या नहीं है such stupid kind of examinations they used to carry out because for them it was unbelievable unfathomable they just could not get their minds around the fact that yes a person of color is also as much if not more capable of feeling emotions or having an intellect as you so I think कि through years of activism पता नहीं कल परसों शायद ऐसा हो जाए कि हम बात कर रहे हो of not discriminating against animals either but जब तक we are not talking about it जब तक we are not talking about humanity जब तक we are not talking about empathy तो तब तक discrimination तो रहेगी and when it comes to women those stereotypes very harmful stereotypes they are very well alive
एंड दे आर पार्ट ऑफ women's डे टू डे लिफ्ट एक्सपीरियंसेस। और वो ये है कि जी हम इनको क्यों सुने, अरे हम तो NGOs या ये जो वॉलंटरी सेक्टर है या जो एक्टिविज्म का सेक्टर है, हम मर्द लोग इसके गेट कीपर्स हैं। And even women who are within the activism wala sector, who have combined their forces with the men who are already dominant in this particular sector, I think कि बहुत एक gatekeeping culture है when it comes to activism, कि we are the intellectual ones, we know how to shape our policy, we know how to dictate policy, so ये कोई नया activist कैसे आ गया, जबकि I thought that it was all about forming alliances, it was all about unity, it was all about sisterhood and brotherhood, कि we are in it together and we are in it for a good cause। तो ये gatekeeping and personal egos बीच में आनी नहीं चाहिए, but ये होती हैं। And if she happens to be a woman and an activist, so in a country like Pakistan, a very conservative country when it comes towards women, when it comes to attitudes towards women, so I understand that it's a very uphill task, and kudos to all women who are battling against all odds in not just making their own voices heard, but also being the voice of so many who are voiceless or marginalized people, or in your case animals. Do you ever feel the sense of hopelessness? Because if I'm talking about animal rights and what we do, sometimes you feel that you have achieved and accomplished a lot, and there is like this change that you've created. Because for us, for example, one of our dogs, she passed away, and initially शायद जगहों पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन हमारे काम की वजह से when Chini passed away, उसके बच्चों को लोगों ने रेस्क्यू भी किया और उन्होंने वेट किया to inform us, so that was a beautiful change that we got to see. But at the same time, we are seeing so many cases, animal abuse cases, shoot कर रहे हैं, poison कर रहे हैं. So at times it does get to us, we do feel hopeless. Similarly, for example, you recently tweeted regarding the child marriage bill that is passed, and there was this person जिन्होंने आपकी पोस्ट के नीचे comment किया हुआ था, how is child marriage wrong? So when you're dealing with such people, and does it ever come to you, do you ever feel hopeless in any way, and if yes, how do you cope up with it? Really, in my case, the more I see these people, and this term which I've used, these people, not many would like it, वो कहेंगे ये भी तो dehumanize करने वाली बात हुई, but yeah, I mean the more I see पब्लिक एट लार्ज एंड जो स्टेटस को अपॉलोजिस्ट्स हैं, मैं जब उनको देख रहा होता हूँ कि वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जी फेमिनिज्म तो ऐसी है और वैसी है, वो तो हमें नहीं चाहिए, या वाई शुड वी क्रिमिनलाइज डोमेस्टिक वायलेंस, या इन दिस केस वाई शुड वी क्रिमिनलाइज चाइल्ड मैरिज, इसमें गलत क्या है, मेरी रिजॉल्व और बढ़ती है कि फिर तो ऐसी की तैसी, फिर देखना मैं अब, और आई एम गोइंग टू डबल डाउन ऑन दिस, आई एम गोइंग टू डबल डाउन ऑन माई कैंपेन, एंड आई एम गोइंग टू डबल डाउन ऑन स्पीकिंग मोर एंड मोर अबाउट दिस, until and unless you become habituated to what I'm trying to say here. And I'm telling you, child marriages are not okay. If that's something very new for you, I'm going to repeat it on loop जब तक कि आपको आदत नहीं हो जाती सुनने की, वो आपको ये आदत करनी पड़ेगी। बिकॉज द थिंग इज के पाकिस्तान इज अ स्टेट पार्टी टू द यूएन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन। आप फिर हुकूमत को कहो अपनी कि चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन को डी रेटिफाई करें, और जब तक वो नहीं कर रहे, सो हमारे मुल्क ने और हमारी हुकूमत ने एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ली हुई है चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करना। उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन साइन ऑन की हुई है जिसके तहत वो मान रहे हैं कि एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज अंडर एंड बिलो द एज ऑफ 18 वो बच्चा है, वो चाइल्ड है, एंड चाइल्ड मैरिज इज अच्छा। आप बच्चे को CNIC नहीं लेने देते, एंड जिधर बच्चे की बात हो रही है ना, दरअसल व्हेन दे से बच्चा दे रियली मीन बच्ची, इट्स द गर्ल चाइल्ड जो कि इनका टारगेट है। बिकॉज जरा आप स्टेटिस्टिक्स देखिए कि चाइल्ड मैरिजेस की हम बात कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन मेल चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल चाइल्ड मैरिज, एंड यू विल सी दैट इट्स अ फीमेल गर्ल चाइल्ड जिसको टारगेट किया जाता है चाइल्ड मैरिजेस के थ्रू। यू विल सी कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती हैं रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स में, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई लड़का रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप का पकड़ा गया और उसकी फोर्स्ड मैरिज हुई, वो लड़की ही हमेशा होती है। सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर जेंडर एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ऑल एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज करती हैं और कन्वर्ज करती हैं एक्चुअली, और यहाँ हिंज करती है कलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेशन ऑन सो मेनी लेवल्स। इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर क्लास, इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर जेंडर, एंड सो दीज पीपल हु से कि इसमें क्या खराबी है कि जी बच्चा शादी कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है, एक मौका मिलता है मुझे कि मैं एजुकेट करूँ इस तरह के लोगों को, एंड इफ़ दे विलफुली ब्लाइंड देमसेल्व्स टू इट, आई एम स्टिल गोइंग टू स्पीक। तो नहीं, होपलेसनेस नहीं, हाँ यू कुड से कि वन गेट्स अनॉयड and one wants to एकदम से give a reply to these claims,
तो वहाँ एक रेस्टलेसनेस होती है, बट नॉट होपलेसनेस इज सच, बिकॉज दैट इज एक्चुअली विच गिव्स यू अ कॉज टू स्टैंड अप फॉर, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वर्दी कॉज जिधर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड राइट्स, बिकॉज अगेन बच्चे दे आर नॉट, यू नो, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू कंसेंट और टू गिव कंसेंट। जो कहते हैं ना बच्चे ने तो कंसेंट कर लिया, अरे यार बच्चा कंसेंट नहीं कर सकता, फिर ये कहते नहीं ये कैसे हो गया। मतलब कि आप लिबरल्स और आप सेकुलर्स ये कह रहे हो कि अगर वो 17 ईयर्स एंड 364 डेज का है तो फिर वो कंसेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, लेकिन 365th डे के ऊपर व्हेन दैट पर्सन टर्न्स 18 फिर वो दे सकते हैं। ये क्या लॉजिक है यार? एक कट ऑफ डेट हमने रखी हुई है यूनिवर्सली। मैं ये नहीं कह रहा कि यू नो 17 ईयर्स एंड 364th डे के ऊपर आप बिल्कुल ही नाइफ थे और फिर आप 365th डे के बाद आपने मेच्योरिटी और एक इंटेलेक्ट आपने रीच कर लिया। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी कैन ऑल अग्री यूनिवर्सली कि it's safe to say that it's not safe to involve a child in acts of an extremely intimate nature that only adults should engage in before 18. We all universally acknowledge, तो वो जो चांस है ना बच्चे को अब्यूज करने का वो कम हो जाता है, एलिमिनेट नहीं होता, कम हो जाते हैं। एंड कन्वर्सली इवन समबडी हु इज अबव द एज ऑफ 18 कैन आल्सो बी अब्यूज्ड। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी वल्नरेबिलिटी उसी दिन खत्म होगी जब वो 18 ईयर्स का हो गया, बट अगेन जो चांसेस हैं उसको अब्यूज करने के वो ज्यादा होते हैं इफ दैट पर्सन इज बिलो 18, एंड दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। एंड उस एंगल से जब आप देखोगे तो यस, यू नो, involving a child, particularly girl child, in marriage before the age of 18, that's why it's so abhorrent and that's why it's so horrific, because the chances of exploitation and vulnerability are much more. And so जब आप देखते हो ना कि जी बच्चा बिकॉज वो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, स्पीक नहीं कर सकता, आप उसको बुली कर सकते हो इनटू मैरिज, आप एक बच्ची को बुली कर सकते हो इनटू मैरिज, इनटू हैविंग इंटीमेट रिलेशंस विद अ ग्रोन अप मैन। तो ये एग्जैक्टली उसी किस्म का एटीट्यूड है जो हम लोगों को नजर आता है जब एनिमल्स को भी क्रूअल्टी या के आगे सब्जेक्ट किया जाता है। व्हेन एनिमल्स आर सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ signifying their consent, or they're not capable of expressing themselves in exactly the same terms as an adult human being, तो फिर आपको लगता है कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। सो ये माइट इज राइट वाला एटीट्यूड जो लोग एनिमल्स पे प्रैक्टिस करते हैं वो इंसानों पे जाके भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, बच्चों के ऊपर, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे, एथनिक माइनॉरिटीज पे, विमेन पे, एंड दीगर जितनी भी आपकी मार्शलाइज्ड ऑप्रेस कम्युनिटीज होती हैं। सो यू गॉट टू गो टू द रूट कॉज, वहां से इनको पकड़ना होता है और इनकी जो अब्यूजिव टेंडेंसीज है उनको उधर ही से जाकर आपने एलिमिनेट करना होता है, and that is exactly where your struggle starts at. So I would want to end this podcast with this simple thing that how no matter how hopeless it feels, जितना भी हमें बेबस लगे, जितना भी हमें लगे कि चेंज नहीं हो रहा, जितना भी हमें लगे कि अभी लड़ाई बहुत बाकी है, in the end, as he said, we need to keep fighting because this fight is good and it's worth fighting for, क्योंकि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। If I'm talking about my case, वो जानवर तो मेरे पे डिपेंडेंट है कि बेशक उसे गोली मार दी गई हो लेकिन किसी और को शायद ना मारे मेरे बोलने की वजह से। So no matter how hopeless this feels, how you know how sort of like you know इतना बेबस लगता है, and how voiceless we even feel working for animals क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है, we are not willing to give up this fight because this fight is worth fighting for.